हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, अब लास्ट लेक्चर में मतलब लास्ट चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने लिक्विड के फ्लो का एक टाइप पढ़ा था जिसको हम लोगों ने बोला था लैमिनार फ्लो। ओके, लैमिनार फ्लो में हम लोगों ने यह कंसीडर किया था कि कोई भी जब लिक्विड फ्लो होता है तो इट फ्लो in the form of layers. Okay, it flow in the form of layers. यानी layers के फॉर्म में फ्लो होता है। मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये लेक्चर का नाम है। ओके, उस लेक्चर में मैंने लैमिनार फ्लो का एक बेसिक आइडिया दिया था कि जो लिक्विड है वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये एक लेयर है। अब सामने से देखोगे तो नहीं दिखेगा। लेयर जो लेयर रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। ओके, ये दूसरी लेयर है, ये उसके नीचे तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, ऐसे कंटिन्यू होके ये नीचे की सबसे नीचे बेस है ना, ऐसे लेयर्स फ्लो हो रहे। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब मूव करेगा तो ये नीचे का लेयर ऊपर के लेयर पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा। ओके, और ये फोर्स जो रहेगा ये रिटार्डिंग फोर्स रहेगा, रिटार्डिंग या फिर अपोजिंग फोर्स रहेगा। ओके, अगेन आई रिपीट कि जब ये लेयर जब इस लेयर के ऊपर जाएगा, मूव करेगा, तो ये लेयर इस ऊपर वाले लेयर पे एक टेंजेंशियल अपोजिंग या रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा which will tend to oppose its motion। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका मोशन जो है अपोज होगा, अपोज द मोशन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज विस्कोसिटी। इसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो सिंपल से भाषा में विस्कोसिटी क्या हुआ कि जब एक लेयर दूसरे लेयर पे मूव करता है तो जो दूसरी वाली लेयर होती है, नीचे वाली लेयर, वो ऊपर वाले लेयर पे एक अपोजिंग फोर्स लगाती है जिसकी वजह से उसका मोशन अपोज होता है। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ओके, अब ऐसे ही कुछ अपोजिंग द मोशन वाला कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन यानी क्या था? फ्रिक्शन भी एक फेनोमेनन है जिसमें जब बॉडी कोई मूव होता है तो सरफेस के ऊपर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई दूसरे सॉलिड सरफेस के ऊपर जब मूव करेगा तो वो सॉलिड सरफेस उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या करने वाला था? अपोज। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे? फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इन लिक्विड्स इज ऑल्सो नोन एज विस्कोसिटी। वेरी सिंपल। ओके, लिक्विड का फ्रिक्शन यानी क्या होता है? विस्कोसिटी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट विस्कोसिटी। यानी विस्कोसिटी का कंसेप्ट समझ में है कि भाई ये भी जो है ये मोशन को अपोज करने वाला फेनोमेनन है, लेकिन किसके मोशन को? लिक्विड के मोशन को, लिक्विड के फ्लो को। ठीक है, नाउ विल कंसीडर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब हम लोग ये पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब सपोज ये बेस है, ओके, और इसके ऊपर हम लोगों ने लेयर लैमिनार फ्लो कंसीडर किया है। ये एक लेयर है, इमेजिन करो, जो कि v स्पीड से मूव हो रही है एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, अब स्वाभाविक सा बात है, इसके ऊपर वाली जो लेयर रहेंगी, सपोज होगा एरिया ए है या इसका भी एरिया ए कंसीडर किया हम लोगों ने, ये इससे ज्यादा स्पीड से मूव करेंगी। ऊपर की लेयर सबसे ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, ये बात पे ध्यान रखना। सबसे ज्यादा स्पीड रहेगी एकदम ऊपर वाले लेयर की, जैसे जैसे नीचे जाओगे स्पीड कम होगी। तो ज्यादा है इसलिए v से ज्यादा कितना हुआ? dv, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? dx लेटर से। तो इसका डिस्टेंस बेस से कितना हो गया? x प्लस dx। आया ध्यान में? तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है अभी कि हम लोगों ने दो लेयर्स कंसिडर किया। पहला लेयर एट अ डिस्टेंस x है, मूविंग विद वेलोसिटी v। दूसरा लेयर है एट अ डिस्टेंस x प्लस dx, या फिर इस लेयर के ऊपर dx, which is moving with velocity greater than v, which is v plus dv। okay, तो before studying Newton's law of viscosity हम लोगों को समझना पड़ेगा कि dv by dx क्या होता है। okay, dv by dx यानी क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। अगर पढ़ना है इसको नॉर्मल हम लोग मैथमेटिकल भाषा में क्या पढ़ेंगे? दिस इज dv यानी चेंज इन वेलोसिटी
विथ रिस्पेक्ट टू, अपॉन यानी विथ रिस्पेक्ट टू, dx यानी चेंज इन डिस्टेंस। ओके ना, एक बात ध्यान में रखना, जब भी हम लोग चेंज इन डिस्टेंस पकड़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेडियंट एंड चेंज इन वेलोसिटी, तो पूरा पढ़ा जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx। ध्यान में रखना, dv by dx will be known as velocity gradient। क्लियर? ग्रेडियंट यानी चेंज होता है, ग्रेडियंट यानी एक्चुअली मैथमेटिक्स में स्लोप होता है। ओके समझ में है? सो dv by dx represents velocity gradient। क्लियर? ओके सो नाउ विल कम ऑन टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन ने स्टडी किया विस्कोसिटी का और उसने ये जाना कि जो फोर्स है, विस्कस फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया रहेगा लेयर का उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। और उसने ये भी नोटिस किया कि जो विस्कस फोर्स है इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये दो बातें उसने ऑब्जर्व करी। पहला चीज उसने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जितना ज्यादा लेयर का एरिया रहेगा उतना ज्यादा दो लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स रहेगा। दूसरा चीज उसने ये ऑब्जर्व किया कि जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स रहेगा। अब ये दोनों को जब हम लोगों ने कंबाइन किया तो हमको मिला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v dv by dx। तो जब हम लोगों ने सॉल्व किया इसको, क्या प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, that constant here was eta। तो ये इक्वेशन ध्यान रखना है, F is equal to eta a dv by dx, eta। और ये कांस्टेंट का नाम था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या बोला? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर गिवन लिक्विड। कोई लिक्विड के लिए कांस्टेंट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगा वो हमेशा वही रहेगा। ओके अनलेस एंड अनटिल वाटर के प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, मतलब प्रेशर चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से ईटा चेंज होता है। लेकिन जनरली अगर एक समझना हम लोगों ने वाटर ले लिया एट गिवन टेम्परेचर एंड गिवन प्रेशर, तो वाटर का विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम रहेगा। लेकिन वाटर चेंज हो गया, लिक्विड का नेचर चेंज हो गया, वाटर की जगह हम लोगों ने ऑयल लिया या फिर हनी लिया तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बदल गया। समझ में आया यहाँ पे? ओके अब थोड़ा बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहले तो इसका एसआई यूनिट देखेंगे हम लोग। एसआई यूनिट क्या है इसका? इधर कितना है, सॉरी ईटा का फॉर्मूला क्या है? F अपॉन a dv by dx, यानी dx ऊपर चल जाएगा, है ना। तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगा इसका? ईटा का एसआई यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। dx डिस्टेंस है मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, dv यानी मीटर पर सेकंड, ये मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड पर गया। देयरफॉर एसआई यूनिट जो है इसका बन गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकंड, ये इसका एसआई यूनिट है। लेकिन इस एसआई यूनिट को हम लोगों ने दूसरा नाम भी दिया, पॉइसोली। क्या नाम दिया इसको? पॉइसोली। ओके PL, पॉइसोली, ये एसआई यूनिट है। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पॉइसोली। ओके इसका सीजीएस यूनिट क्या है? न्यूटन की जगह डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके समझ में? और इस को हम लोग बोलते हैं पॉइस। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पॉइस। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, पॉइसोली और पॉइस में? कैसे निकालेंगे? ओके न्यूटन सेकेंड, समझ लो ये न्यूटन सेकेंड लिखा हम लोगों ने, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके न्यूटन सेकेंड की जगह क्या लिखेंगे? 10 to the power 5 डाइन सेकेंड, है ना।
और मीटर स्क्वायर की जगह लिखेंगे 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन है 1 पॉइसली, और ये क्या हो गया 10, और ये क्या हो गया पॉइस। सो 1 पॉइसली इज इक्वल टू 10 पॉइस। ठीक है, समझ आया सबको? ओके। अब डायमेंशन का अगर बात किया हम लोगों ने कि डायमेंशन क्या आएगा पॉइसलेस का या ईटा का डायमेंशन क्या आएगा, ईटा का डायमेंशन यानी क्या आएगा, न्यूटन जो है इस न्यूटन का डायमेंशन क्या है m1 L1 T-2, सेकेंड का T1 और मीटर स्क्वायर है L2। तो डायमेंशन ऑफ ईटा क्या बन गया m1 L-1, ये 1 - 2 हो गया और ये हो गया T-1। So these are the dimensions of eta. Okay, clear with this? Okay, so this was all about coefficient of viscosity, Newton's law of viscosity and coefficient of viscosity. याद रखना है F is equal to eta A dV/dx। कुछ बुक्स में यहाँ पे माइनस भी दिखेगा, माइनस क्यों लगाते हैं, माइनस इसीलिए लगाते हैं हम लोग क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि मोशन को क्या करता है अपोज करता है ना। सो वेलोसिटी का कांसेप्ट स्टार्ट करने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज आवर लास्ट लेक्चर, स्टोक्स लॉ, है ना। हम लोग वो पढ़ लिए हम लोगों ने, एक बार उसका बस व्यू पढ़ लेते कि भाई क्या पढ़ा था हम लोगों ने उसमें। स्टोक्स लॉ में ये पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक विस्कस मीडियम से v वेलोसिटी से गिरेगा तो उस पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे विस्कस फोर्स। और ये विस्कस फोर्स का वैल्यू स्टोक्स के हिसाब से कितना था 6 पाई ईटा आर वी। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इस मीडियम का, आर इस बॉडी का रेडियस है और वी इस बॉडी का वेलोसिटी है। ठीक है, लेट अस से दो एडिशन और इसमें कर रहा हूं कि ये बॉडी की डेंसिटी है रो और लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। ओके, बॉडी की डेंसिटी, इस बॉडी, ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसका डेंसिटी कितना है रो और इस लिक्विड मीडियम का डेंसिटी कितना है सिग्मा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी का कांसेप्ट समझने से पहले मुझे एक बात बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है। इस एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी को इस एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी के बारे में आपका कांसेप्ट क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन 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 ध्यान में यहां पे कि जब अगर ये कोई विस्कस मीडियम में गिरेगा, कौन से मीडियम में, विस्कस मीडियम में, तो इसकी एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी विल बी कंट्रोल्ड बाय विस्कस फोर्स। इसकी जो एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी है हमेशा वेलोसिटी बढ़ते नहीं रहेगी और वो कंट्रोल होगी किसके वजह से, विस्कस फोर्स की वजह से, क्योंकि उस पे ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। और थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा जिसको हम लोग बोलेंगे दैट कांस्टेंट वेलोसिटी वुड बी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। समझ रहे हो, थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा। ओके, क्यों करेगा थोड़ी देर में समझेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट जब गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बढ़ना कम बंद हो जाएगी और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, अब बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है उसके पहले हम समझ लेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितने लग रहे हैं। ओके, सब में पहला इस पे फोर्स लग रहा है, इसका वेट जो कि है mg, जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ओके, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी रो, इसका डेंसिटी रो पकड़ा था हम लोगों ने, इंटू जी। इस पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है जिसको हम लोगों ने अपथ्रस्ट बोला है। ओके, अपथ्रस्ट मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, और वो कितना लगता है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अब जब ये v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है
तो इस पे और एक फोर्स जो कि क्या बोलते हैं हम लोग, विस्कस फोर्स भी लग रहा है, और वो कितना लग रहा है, 6 पाई ईटा आरबी। ठीक है, अब जैसा जैसा ही नीचे गिरेगा इसका v बढ़ता जाएगा, v बढ़ता जाएगा, इसकी वजह से Fv भी बढ़ता जाएगा, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि Fv और Fup ये W को बैलेंस कर लेंगे। कौन? Fv और Fup यानी अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स ये W को बैलेंस करेंगे, और जब वो बैलेंस करेंगे तो नेट फोर्स कितना हो गया उस बॉडी पे, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन भी कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी कैसा हो गया, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी लेटर से vt है, तो विस्कस फोर्स कितना हो गया, 6 पाई ईटा आर vt। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे कि vt का फॉर्मूला क्या है। w का वैल्यू कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब रो g, दैट इज इक्वल टू Fv कितना है, 6 पाई ईटा आर वी प्लस Fup 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। पाई सब में से कट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को r निकालना है, तो डिवाइड बाय आर भी किया हम लोगों ने। ओके, r से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 4/3 आर स्क्वायर सिग्मा जी, और ये टर्म इधर लेके आ जाएंगे, माइनस 4/3 आर स्क्वायर सिग्मा जी, सॉरी रो जी सिग्मा जी, और यहाँ पे कितना आ गया, 6 ईटा v, क्योंकि r से डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, और ये vt था टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या निकला, 4/3 आर स्क्वायर, g कॉमन निकला, रो माइनस सिग्मा, दैट इज इक्वल टू 6 ईटा vt, 2 3 सा 2 2 सा 3 नीचे आ गया, ईटा नीचे आ गया, तो vt का वैल्यू कितना बचा, 2/3 आर स्क्वायर जी बाय ईटा रो माइनस सिग्मा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ओके सॉरी, 2/9 आएगा यहाँ पे, 2/9। ठीक है, अब यहाँ पे 3 केसेस है। ओके, 3 केसेस वो है कि अगर रो इज ग्रेटर देन सिग्मा देन vt इज पॉजिटिव, that means body will attain terminal velocity. If rho is less than sigma, vt will be negative, that means body will rise. Body will rise, यानी अब वो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा, और ये कहां आता है, it you will see this phenomenon इन एयर बबल। एयर बबल में यही चीज देखते हो, एयर बबल क्यों राइज करता है, ऊपर क्यों आता है, द रीजन इज कि रो इज लेस देन सिग्मा, यानी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। रो इज इक्वल टू सिग्मा, यानी vt 0 हो गया, vt 0 हो गया, मतलब बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, यानी जहां है वही रुक जाएगा बॉडी, अब ना ही वो नीचे गिरेगा ना ही वो ऊपर गिरेगा। कब, जब ऐसा कंडीशन होगा कि बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेम रहेगी तब। ओके, सो ये 3 केसेस है, वो ये याद रखना है आपको। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, सो अब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा लास्ट लेक्चर का वो ये है कि जब 2 लेयर्स मूव करती है तो उनके बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या डेवलप होता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स 2 लेयर्स के मूव होने पे ही आएगा, जब 2 लेयर्स मूव नहीं करेगी तो विस्कस फोर्स नहीं आएगा। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टोक्स लॉ। नाउ इमेजिन कि ये लिक्विड के लेयर्स हैं। ठीक है, नाउ और ये ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो इस लिक्विड में मूव करने वाला है विथ वेलोसिटी v। ओके,
नाउ सबसे पहले ये लेयर्स जो है ये सब रेस्ट पे थे, मतलब विस्कस फोर्स था क्या? नहीं, विस्कस फोर्स जीरो था, मतलब था ही नहीं, क्योंकि लिक्विड के लेयर्स सारे रेस्ट पे थे। अभी हुआ यूं कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इसमें आया और वो मूव करने लगा, तो इसके साथ में जो लेयर्स अटैच्ड है ये भी मूव करने लगी। ओके, जैसे जैसे ये लेयर्स मूव करने लगी, ये लेयर्स क्यों मूव करी? क्योंकि ये लेयर्स इस बॉडी को अटैच थी, उसके साथ में थी। तो जैसे ये बॉडी मूव करेगा तो ये लेयर्स मूव करेंगी, तो ये दो लेयर्स के बीच में अभी क्या डेवलप होगा? ये दो लेयर्स के बीच में क्या डेवलप होगा? विस्कस फोर्स अब डेवलप होगा। समझ में? क्लियर? तो जब भी बॉडी एक मीडियम से मूव करेगा, चाहे वो गैसियस रहे या लिक्विड रहे, विथ वेलोसिटी v, तो उस बॉडी पे ऑन बॉडी या फिर बॉडी विल एक्सपीरियंस force, and that is known as viscous force. okay कब? जब बॉडी उस मीडियम से मूव करेगा। अब हम लोगों को इस विस्कस फोर्स का वैल्यू निकालना है, और ये वैल्यू हमको मिला स्टोक्स लॉ से। ओके, कैसे मिला? देखो, इसका डेरिवेशन एक अलग ही तरीके का डेरिवेशन है, यू विल एंजॉय इट। स्टोक का ये मानना था कि सपोज एक बॉडी है जिसका रेडियस है r, उसका रेडियस कितना है? r, वो v वेलोसिटी से एक मीडियम में मूव कर रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है एटा। ओके, एक स्फेरिकल बॉडी, स्टोक्स लॉ किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए था। स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस है r, जो कि v वेलोसिटी से एक ऐसे मीडियम में मूव कर रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है एटा। ठीक है ना? उसके हिसाब से जो विस्कस फोर्स है ये तीन चीजों पे डिपेंड करना चाहिए। वो तीन चीजें हैं, सबसे पहला रेडियस पे, उस बॉडी के रेडियस पे डिपेंड करना चाहिए, दूसरा उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करना चाहिए। ओके, स्टोक्स का ये मानना था। ओके, उसने पहले ये कंसीडर किया कि भाई इस बॉडी पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा ना, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा। फिर उसने ये सोचा कि इसको डिराइव कैसे करना है, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना, तो ही यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसका मानना था कि सपोज विस्कस फोर्स जो है वो है सम कांस्टेंट k इनटू eta टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c, है ना? सपोज उनके पावर्स होंगे a b c। अब हमारा काम है a b c निकालना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड के डायमेंशन निकालेंगे। विस्कस फोर्स का डायमेंशन k कांस्टेंट है, डायमेंशन उसका eta का डायमेंशन टू द पावर a, वेलोसिटी का डायमेंशन टू द पावर b, r का डायमेंशन टू द पावर c। फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा? m1 l1 t-2। ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसने एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट पकड़ा था, तो इसका डायमेंशन आएंगे m0 l0 t0। ईटा के डायमेंशन पिछले लेक्चर में पढ़े, m1 l-1 t-1 टू द पावर a। वेलोसिटी कितना आएगा? l1 t-1 टू द पावर b, और रेडियस कितना आएगा? l1 टू द पावर c। m1 l1 t-2 दैट इज इक्वल टू, अब पहले तो इनके पावर्स को, जैसे इसको a से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को b से मल्टीप्लाई होगा, और इसको c से मल्टीप्लाई होगा, और m के सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, वो रहेगा m टू द पावर a l टू द पावर, अब यहाँ पे माइनस a b और c, माइनस a प्लस b प्लस c, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ना, मल्टीप्लीकेशन में डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा कि पावर्स का क्या होता है? एडिशन होता है। t के पावर डायमेंशन क्या आएंगे? माइनस a माइनस b। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, इधर m का पावर कितना है? 1, इधर m का पावर कितना है? a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। अब t का पावर, t का डायमेंशन हम लोग सॉरी t के पावर इक्वेट करते हैं, इधर कितना है? माइनस a माइनस b इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब a की जगह -1 डाला, -1 उधर गया, सॉरी b इधर लेके आएंगे, 2 इधर लेके आएंगे। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो b का वैल्यू भी कितना है? 1 आया। ठीक है,
अब तीसरा इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, इधर 1 है, L का पावर 1 है, इधर L का पावर कितना है -a प्लस b प्लस c। a की जगह 1 डाला, b की जगह 1 डाला, -1 प्लस 1 0 हो गया, तो यहां से भी c का वैल्यू कितना आया 1। तो a b c इनके वैल्यूज 1 1 1 आए। ओके, और उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया और ये k का वैल्यू निकाला 6 पाई। ये दो बातें ध्यान में रखो कि इसने जो पावर्स निकाले वो निकाले 1 1 1 और k का वैल्यू उसने एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया एंड दोस came out, that value came out to be 6 pi and finally he wrote the formula for viscous force जिसको उसने बोला Fv is equal to 6 pi eta Rv। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करके रख लो। ओके, और इसको कैसे समझेंगे कि जब एक स्पेरिकल बॉडी जिसका रेडियस है r v वेलोसिटी से एक मीडियम में जाएगा जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी eta है, तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स कितना लगेगा 6 पाई eta Rv, इतना विस्कस फोर्स लगेगा। ओके, कंसेप्ट ध्यान में आया? सो दिस वाज नोन एज स्टोक्स लॉ। तो याद रख लो भाई, अगली बार स्टोक्स लॉ बोला कि भाई समझ लेना पहला कंडीशन स्पेरिकल बॉडी के लिए है जब वो किसमें मूव करेगा, एक विस्कस लिक्विड में मूव करेगा, उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स कितना 6 पाई eta Rv। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट।